नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज आपको सबसे पहले नौकरियों को लटकाकर युवाओं को भटकाने वालों के खिलाफ दस्तक देनी है। 5 साल में सरकारों को दोबारा चुनने का मौका मिल जाता है। तय वक्त में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सब शपथ ले लेते हैं, लेकिन आज दस्तक दीजिए उत्तर प्रदेश के उन नौजवानों के हक में जिन्होंने सब इंस्पेक्टर बनने के लिए 2016 में आवेदन दिया, 2018 में चयन हुआ, 2019 में सब इंस्पेक्टर बनने की ट्रेनिंग भी हो गई, लेकिन अब 2021 के 6 महीने बीतने जा रहे हैं। आज तक हजारों युवाओं को सब इंस्पेक्टर की भर्ती में आवेदन के 5 साल बाद भी ट्रेनिंग लेने के बावजूद न नियुक्ति मिली न सैलरी। 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव किसके चेहरे पर होगा? अभी से केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन 5 साल बाद भी ट्रेनिंग लेने के बावजूद सब इंस्पेक्टर पद की नौकरी और सैलरी कब उत्तर प्रदेश में चयन करके बेरोजगार छोड़ दिए गए युवाओं को मिलेगी, कोई नहीं बताता। अधर में लटके हुए सैलरी मिलती नहीं है। तारीख पर तारीख के चलते नौकरी नहीं पा पाए। सिर्फ दरोगा कहलाने से पेट नहीं भरता। आज तक लटकी हुई है। जिनके बदन पर जनता की सुरक्षा की वर्दी आने के बाद घर वालों की खुशियों का ठिकाना नहीं था, जिन्होंने अपने बच्चों के पुलिस में नौकरी पाने के वर्षों के सपने पूरे होने पर मंदिरों से मजारों तक, लड्डू से लेकर चादर तक चढ़वाई थी, अब रोजगार की वो वर्दी सरकारी कछुआ चाल के कारण बेरोजगारी का ठप्पा लिए दीवार पर टंगी है। और जिन आंखों में बेटे के सब इंस्पेक्टर बन जाने पर खुशी के आंसू थे, अब वहाँ दुख की नदियां पलकों के किनारे तोड़कर बहती हैं। इस कहानी को देखकर सोचिए एक बार, मंजरी जैसी बेटी आपकी हो, बेटी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा निकालकर ट्रेनिंग पूरी करे, लेकिन ट्रेनिंग करने के 1 साल बाद भी अगर बेटी को वर्दी पहनकर नौकरी पर जाने का अधिकार ना मिले, तो चुनकर बेरोजगार छोड़ने वालों पर दस्तक देनी जरूरी है। कैडेट नंबर 162 जून 2019 से जून 2020 के बीच पीटीएस मेरठ में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करने वाली मंजरी की यही पहचान थी। मंजरी ने 1 साल तक सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग तो पूरी कर ली, लेकिन वो सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाई। मंजरी जैसे तमाम और भी इनके साथी हैं, जो आज भी कोर्ट के लगातार तारीख पर तारीख के चलते नौकरी नहीं पा पाए, ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। आंखें मिलाना मुश्किल हो जाता है अपने ही घर वालों से, जहां समाज के 4 लोग एक उम्र के बाद ये पूछने लगते हैं कि क्या हुआ आपके बेटे बेटी का, कहीं नौकरी लगी कि नहीं। मंजरी के घर वालों ने गर्व से कहा था, हाँ हमारी बेटी सब इंस्पेक्टर बनने जा रही है। मंजरी ने ट्रेनिंग पूरी की, लेकिन रोजगार मिलने पर जो हाथ खुल जाने थे, वो आज तक बेरोजगारी के ठप्पे के साथ बंधे हुए हैं। अधर में लटके हुए हैं। अगर रिजल्ट आ जाता है, एक बार ऑर्डर जारी हो जाए, हम हारते हैं, जीतते हैं, कुछ भी होता है, कम से कम हम आगे के लिए देख सकते हैं। जैसे ये भर्ती चली जा रही है, हम ओवर एज हो चुके हैं, अब ना प्राइवेट नौकरी करने के कहीं लायक रह रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम दरोगा बन गए हो। अरे आपको क्या है मैडम, आपको क्या परेशानी, आप तो दरोगा हो, आज नहीं कल नौकरी मिलेगी। लेकिन सिर्फ दरोगा कहलाने से पेट नहीं भरता। मंजरी जैसे हजारों नौजवानों के पेट पर बेरोजगारी का दर्द देने वालों की जिम्मेदार है वो व्यवस्था जो समय से भर्ती तक पूरी नहीं कर पाती। 2016 में हजारों नौजवानों ने उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन किया था। जुलाई 2017 में लिखित परीक्षा हुई थी, लेकिन पर्चा लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। 5 महीने बाद जाकर दिसंबर 2017 में दोबारा लिखित परीक्षा कराई गई। फरवरी 2019 में रिजल्ट आया। परिणाम पर सवाल उठाते कुछ नौजवान हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट नए सिरे से रिजल्ट तैयार करने को कहता है। सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है। जून 2019 से जून 2020 तक इस बीच चयनित 2486 युवाओं की सब इंस्पेक्टर के लिए पुलिस ट्रेनिंग सरकार शुरू करा देती है, लेकिन जून 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट चयनित दरोगाओं की पासिंग आउट परेड पर रोक लगा देता है। फरवरी 2021 से सुप्रीम कोर्ट में युवाओं को नियुक्ति देने का मसला ऑर्डर के तौर पर सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन आवेदन के 5 साल बाद और सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व रखे ऑर्डर के 5 महीने बाद भी साफ नहीं कि मंजरी जैसे हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी भी या फिर नहीं। आरोप है कि जिम्मेदार है वो सरकारी अकर्मण्यता
जो अदालत में 5 महीने से रिजर्व रखे ऑर्डर को जल्द सुनाने की पैरवी भी दम से नहीं कर पाती। मंशा तो थी कि हाँ हमें ज्वाइनिंग दिलाई जाए, लेकिन उस मंशा को पूरी करने के लिए जो मनोबल चाहिए वो उसने पूरी पैरवी सही तरीके से नहीं हुई। पैरवी में ढिलाई हुई, जैसे कि ये था कि किसी डेट पर पहुंच रहे हैं, किसी डेट पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो इस सब का जो प्रभाव था वो हमारी जो है भर्ती पे पड़ा। सरकारी विभाग ही रोजगार दिलाने की पैरवी नहीं करता तो जिस वर्दी को पहनकर रोजगार मिलने वाला था वो वर्दी अब यूं ही तय करते रह जाते हैं आशीष यादव, जिसकी सिलवटें इनके भविष्य पर पड़ी हैं। आशीष आईटी फर्म में काम करते थे। सब इंस्पेक्टर के लिए चयन हुआ तो आईटी वाली नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन अब न आईटी फर्म के रहे न पुलिस विभाग के। मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैंने उस जॉब को क्विट कर दिया और मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। अब मैं वापस उस नौकरी को ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं वहाँ से क्विट करके आया हूँ। अब लोगों को पता ही नहीं मैं कितनी दिनों में वापस जाऊँगा नहीं जाऊँगा। अब मुझे कोई अपनी वापस नौकरी में रखना नहीं चाहता है और इस समय कोरोना के बाद से हालत वैसे भी गंभीर है तो कोई रखना ही नहीं चाहता। यही कारण है कि जब इन नौजवानों के साथ होते अन्याय के खिलाफ दस्तक देने आज तक संवाददाता संतोष कुमार पहुंचते हैं तो आशीष के सिलेक्शन पर खुश होने वाली मां अब चयन करके भी बेरोजगार छोड़ दिए गए बेटे को देखकर रो पड़ती है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा पुलिस वाले हैं। लोकसभा में गृह मंत्रालय की तरफ से इसी साल बताया गया कि जब देश में पुलिस विभाग में 5,31,000 पद खाली हैं, तो यूपी में अकेले 1,11,865 पोस्ट पुलिस वालों की खाली पड़ी है। जब आज तक ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन विभाग के प्रमुख आर.के. विश्वकर्मा से बात की तो उन्होंने बिना कैमरे पर आए कहा, जल्द अदालत में लटकी हुई भर्तियों के मामले का हल निकालेंगे। तो सवाल उठता है कि जो तेजी सरकार बनाने और गिराने में देश में देखी जाती है, वही पूर्ति क्यों नहीं युवाओं की अटकी हुई नौकरियों को दिलाने में दिखाई जाती है। संतोष कुमार, लखनऊ, आज तक। संभव है कि आपके घर में कोई बेटा बेटी बेरोजगार न हो तो आपको लगे ऐसी खबरों से आप पर फर्क नहीं पड़ता। संभव है कि आपको लगे कि अरे ये तो सरकारी नौकरी पाने के लिए परेशान लोगों की खबर है, आपको क्या चिंता करनी। तो ऐसा सोचने वाले लोग अपना नुकसान भी सरकारी बेरोजगारी के कारण कैसे करते हैं, जानिए। भर्ती प्रक्रिया लटकती है तो सरकारी दफ्तर में काम का बोझ बढ़ता है। कम लोगों के ऊपर ज्यादा काम होने के कारण आम इंसान की फाइल, जनता का काम सरकारी दफ्तर में लटकता जाता है। सरकारी दफ्तर में फाइलों का अंबार लगता जाता है तो भ्रष्टाचार जन्म लेता है। जल्दी काम कराने के बदले रिश्वत का लेन देन शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पर पुलिस में भर्ती पूरी नहीं होगी तो अपराध बढ़ेगा। इसीलिए ऐसे मुद्दे देखिए, दस्तक दीजिए, आवाज उठाइए, वरना कीमत आपको ही आखिरकार भरनी पड़ेगी। अब राजस्थान चलते हैं क्योंकि बेरोजगार बनाने में सर्वदलीय एकता देखने को मिलती है। राजस्थान की कहानी और भी गंभीर है, जहां सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर तो खरीद कर रखे गए, लेकिन 2014 से उन कंप्यूटर की शिक्षा बच्चों को देने वाले कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। राजस्थान सरकार ने वादा किया, लेकिन वादे को भी 2 साल। चाचा चौधरी से तेज अपना दिमाग बेरोजगारी के मुद्दे पर राजनीति करके बताती है। क्या सरकार जयपुर में हाथ में अपनी बेरोजगारी दूर करने की दुहाई देते नौजवान नहीं देख पाती, जिन पर लिखा है नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती निकालो? साल 2009 से राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब है, फिर भी राजस्थान के 14,000 स्कूलों में लाखों बच्चों को पढ़ाने वाला एक भी कंप्यूटर टीचर नहीं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में राजस्थान के स्कूलों में कंप्यूटर पढ़ाने का वादा दर्ज है और सरकारी बजट में भी कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती का वादा हो चुका है। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए नए कंप्यूटर शिक्षक कैडर का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। भरोसा देकर मुख्यमंत्री मुस्कुराते हैं, लेकिन जिस राजस्थान में 3 लाख कंप्यूटर ग्रेजुएट हैं, वो अब इस डर के साए में प्रदर्शन करने को मजबूर, क्योंकि आशंका है कि सरकार रेगुलर की जगह ठेके पर, संविदा पर यानी कॉन्ट्रैक्ट पर कंप्यूटर टीचर रखने की तैयारी करने जा रही है। कंप्यूटर शिक्षक के तौर पर भर्ती के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ रहा है और अब ये सामने आया है कि सरकार इस कवायद में है कि इनको भी संविदा कर्मी के तौर पर भर्ती कर ले। तो कहीं ना कहीं इनके मन में डर है कि जिस तरह से पहले कई संविदा कर्मियों को निकाला जा चुका है, आने वाले समय में इनको भी नौकरियों से बाहर निकाला जा सकता है। पहले ही बहुत कम वेतन पर संविदा कर्मियों को सरकार नियुक्ति देती है और उसके बाद हर वक्त एक तलवार लटकी रहती है कि कभी भी
नौकरियों से हाथ धोना पड़ सकता है। बच्चों को कंप्यूटर साइंस का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन वो कंप्यूटर पढ़ाने वाला नौजवान लाखों रुपए खर्च करके डिग्री हासिल करने के बाद नियमित नौकरी चाहता है। किसी सरकार की कृपा पर कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी नहीं, जिसमें न सैलरी की गारंटी हो, न नौकरी कब तक चलेगी इसका भरोसा। कंप्यूटर के रेगुलर टीचर क्यों नहीं है? उसके बाद में 2020 के अंदर सरकार ने बजट के अंदर कैडर बना के कंप्यूटर टीचर लगाने की घोषणा की। 1.5 साल से उस घोषणा पे कोई काम नहीं हुआ और अब जाके सरकार के कुछ डिपार्टमेंट से ये जानकारी निकल के आ रही है कि सरकार संविदा पे कंप्यूटर टीचर लगाने की कोशिश कर रही है, जिसका हम साफ विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा ये कहना है कि शिक्षा को संविदा पे नहीं देना चाहिए, टीचर नियमित होने चाहिए। पहली बार भर्ती होने जा रही है, इसको सरकार को नियमित ही करना चाहिए। जरा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ये ट्वीट देखिए, जो उत्तर प्रदेश में पक्की नौकरी की जगह संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखने के मुद्दे पर अपना विरोध जताती हुई लिखती हैं। लेकिन प्रियंका की यही आवाज क्यों अशोक गहलोत सरकार के लिए नहीं उठती? 3 लाख रुपए खर्च करके कंप्यूटर पढ़ाने की डिग्री हासिल करने के बाद बेरोजगार राधे मीणा जयपुर में ये सवाल पूछते हैं। यूपी में वही कांग्रेस सरकार अपने यहाँ के रूल्सों को फॉलो नहीं कर रही, वहाँ पर विरोध कर रही है और यहाँ पर खुद ही संविदा कर्मियों के रूप में लगा रही है। साथ ही उन संविदा कर्मियों को कभी भी मन मर्जी से कभी भी हटा सकती है। तो उनका जो यूपी में विरोध कर रहे हैं वो गलत है। राज्य के 14,000 सरकारी स्कूलों में 11,000 कंप्यूटर लैब है। 2009 में गहलोत सरकार ने कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए एक निजी कंपनी से MOU किया था, जिससे जुड़े लोग ही पार्ट टाइम के तौर पर कंप्यूटर पढ़ा रहे थे। 2014 में करार खत्म हो जाने के बाद राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर पढ़ाने की सेवा ही बंद हो गई। कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती समय पर न करने का खामियाजा सिर्फ नौकरी मांगते ये नौजवान नहीं भुगतते। राजस्थान के लाखों बच्चे भी उस कंप्यूटर से करीब होकर भी दूर हैं, जिसे जनता का लाखों रुपए खर्च करके लगाया गया। सरकारी स्कूल में कंप्यूटर रखे कबाड़ हो जा रहे और इन्हीं से बच्चों को भविष्य संवारने का जिम्मा जिनके कंधों पर होना चाहिए, उन्हें राजस्थान सरकार बेरोजगार बनाकर घुमाती है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि कंप्यूटर शिक्षक की नियमित भर्ती की जाएगी। जब से लेके आज तक मैं बेरोजगार हूँ। मैं पहले प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता था। जब से कंप्यूटर शिक्षक की बात सुनी है, नौकरी छोड़ के और कंप्यूटर शिक्षक की तैयारी कर रहा हूँ, मगर अभी तक राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती नहीं निकली है। तो क्या बेरोजगारी का मुद्दा सिर्फ राजनीति की है? जहां राहुल गांधी ट्वीट करते हैं अब की बार करोड़ों बेरोजगार और कौन जिम्मेदार, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री उसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ देते हैं। लेकिन अपने ही राज्य में 2 साल से कंप्यूटर शिक्षकों को रेगुलर नौकरी दिए जाने के वादे को पूरा नहीं कर पाते। देवांकुर वधावन, जयपुर, आज तक। सरकारी दफ्तरों में पद खाली रहते हैं, काम लटकता है, तो फाइलों के आगे बढ़ने की रफ्तार 9 दिन चले 2.5 कोस जैसी हो जाती है। इसीलिए आज की दस्तक है, सरकारी नौकरियों में भर्तियां लटकाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नौकरियों में बिना वजह देरी पैदा करने वालों के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने वाला केस दर्ज कर एक्शन लेना चाहिए। आप हमारी इस दस्तक से सहमत हैं तो अपनी राय ट्वीट करिए, हमें भेजिए। आज एक दस्तक दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दी है। लोकतंत्र में विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की लकीर को न समझ पाने वाली पुलिस पर यह दस्तक दी गई है, जब दिल्ली दंगे में आरोपी नताशा नरवाल समेत 3 लोगों को हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा किया। राज्य ने संवैधानिक रूप से मिले विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच में लाइन को धुंधला कर दिया है। अगर ऐसा धुंधलापन बढ़ता है तो फिर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। जनता के विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच वाली लाइन पर लोकतंत्र की लकीर खींचती ये टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने पिंजरा तोड़ ग्रुप की सदस्य नताशा नरवाल समेत 3 आरोपियों को जमानत देते हुए की। नताशा नरवाल को पिछले साल दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था। नताशा पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप लगा था। नताशा समेत 3 आरोपियों पर आतंक विरोधी सख्त कानून UAPA तक लगाया गया था। लेकिन अब जब दिल्ली हाईकोर्ट ने नताशा को जमानत दी तो UAPA की धारा पर भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, हमारा मानना है कि हमारे राष्ट्र की नींव एक विरोध मात्र से हिलने की संभावना न के बराबर है। कोर्ट की इन टिप्पणियों पर वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से आज तक संवाददाता अनीशा माथुर ने बात की। डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल रूल है कि प्रोटेस्ट करना, हमारा विरोध करना, विरोध जताना, विरोध प्रकट करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
अगर उस अधिकार पर सरकार या पुलिस किसी भी तरह से दबाव लाती है तो वो तो लोकशाही के लिए अच्छा है ही नहीं। ये आज का जो निर्णय आया है दिल्ली हाईकोर्ट का, एक बहुत उम्दा निर्णय है, इसको सबको आवकार करना चाहिए। और दिल्ली हाईकोर्ट के जो जजेस जिन्होंने ये इतना सुंदर जजमेंट लिखाया है, उस जजमेंट के लिए उनकी बहुत तारीफ करनी चाहिए। नताशा को पिछले दिनों पिता की कोरोना से मौत होने पर जमानत मिली थी और जमानत की अवधि खत्म होने पर नताशा दोबारा जेल गई थी। अब हाईकोर्ट में जब दिल्ली पुलिस नताशा समेत तीनों आरोपियों को फिर जमानत देने का विरोध कर रही थी, तब यूएपीए की धाराओं को लगाने पर टिप्पणी करते हुए अदालत बोलती है, सरकारी और संसदीय कार्यवाही के खिलाफ प्रदर्शन वैध है। हालांकि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों की शांतिपूर्ण और अहिंसक होने की उम्मीद करते हैं। जब सरकारी या संसदीय कार्यों का व्यापक विरोध होता है तो भड़काऊ भाषण देना, चक्का जाम का आयोजन और इस तरह की हरकतें असामान्य नहीं है। कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, जब भी टेररिस्ट कानून आए हैं, टेररिज्म को अवॉइड करने के लिए, टेररिज्म को कर्ब करने के लिए ये कानून बहुत कठोर और बहुत सख्त होते हैं। ये सिटीजन के ह्यूमन राइट्स को दबाते हैं क्योंकि इनको टेररिस्ट एक्टिविटी को कर्ब करने के लिए बहुत सख्त कानून की जरूरत है। जब सरकार को ये लगे कि अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है या हमारी बात से सहमत नहीं है तो उसके अगेंस्ट हम सेडिशन का चार्ज बना दें। और ये खाली इस सरकार का नहीं है, हर सरकार का है, स्टेट की सरकारों का होगा। पहले सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर राजद्रोह की धाराएं लगाने पर और अब आतंकवाद से जुड़े कानून की धाराएं लगाने पर लगातार अदालत की टिप्पणियां आ रही हैं। सवाल यह है कि क्या वो पुलिस अदालत की मंशा को समझेगी जो इन धाराओं को लगाती है, या फिर कानून का इस्तेमाल राजनीति के नजरिए से होता रहेगा। दिल्ली से अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। नागरिकों के विरोध के अधिकार को जब अदालत में राजद्रोह के रूप में अलग अलग मामलों में पेश किया गया तो अदालतों ने कड़ी टिप्पणियां पहले भी की हैं। 59 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाषणों पर तभी देशद्रोह का मामला बनेगा जब उसकी वजह से कोई हिंसा, असंतोष या सामाजिक असंतुष्टि बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दशक पहले भी कहा था कि केवल 1 या 2 बार नारे लगाने को सरकार के खिलाफ घृणा या असंतोष फैलाने के रूप में नहीं देख सकते। जबकि इसी साल मार्च में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा, किसी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सिर्फ इसीलिए जेल नहीं भेजे जा सकते क्योंकि वो सरकार की किसी नीति से असहमत है। मार्च में ही दिल्ली की इस कोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि देशद्रोह का मामला सिर्फ सरकार के टूटे गुरूर पर मलहम लगाने के लिए नहीं थोपा जा सकता। इसी महीने के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित और विनीत सरन की बेंच ने कहा कि एक नागरिक को सरकार और उसके पदाधिकारियों की तरफ से किए गए उपायों की आलोचना या टिप्पणी करने का अधिकार है। अगर जरूरी है कि नागरिकों के विरोध के संवैधानिक अधिकार पर राजनीति न हो तो जरूरी यह भी है कि संविधान से मिले विरोध और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की आड़ लेकर कोई सरकार विरोध में देश विरोध की घालमेल न करे। वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक।